गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंत्रा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और कैसे हैं भाई लोग? सभी लोग बिंदास हैं, मस्त हैं। तो कल सीजीएल 2024 प्री का फाइनली एसएससी आंसर की दे दिया। और बहुत देर तक उसका सर्वर जो था डाउन रहा। 2-2.5 लाख बच्चे एक साथ आ गए थे, जिसकी वजह से सर्वर डाउन रहा। तो फाइनली जो था रात में जो था क्वेश्चन आ गया। अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरे क्वेश्चन का जो था 36 शिफ्ट का क्वेश्चन का जो है पीडीएफ जो है हम डलवा दिए हैं। और अभी जो था हम डिस्कशन इसका कर रहे हैं। जितने भी शिफ्ट हैं सीजीएल प्री 2024 का जो 36 शिफ्ट ये है, इसका जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसका सबसे पहले सॉल्यूशन आपको एग्जाम मंत्रा ईआर के गुप्ता की तरफ से आपको जो था मिल रहा है। हालांकि हर क्वेश्चन को 4 या 3 मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच होगा, जो सबसे बढ़िया अप्रोच होगा, एक एक मेथड से हम क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। क्योंकि आप लोग का डिमांड होता है कि सर वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वही हम सेलेक्ट किए हुए हैं। और इसको देखने से आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन देखने से कोई फायदा नहीं है। सारा क्वेश्चन नॉर्मल है और ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही सब देखने लायक है, ठीक है ना। तो रेडी है सब लोग तैयार हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इलेक्शन का क्वेश्चन है। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख रहा है जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतना परसेंट मिला, इतना परसेंट मत मिले, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो वाई का मान निकाले। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि टोटल मतदाता 16,000 हैं। इसमें से Y% ने भाग नहीं लिया, 10% इनवैलिड हो गया। और जितना भी वैलिड है तो किसी ना किसी के पक्ष में पड़ा। उसमें एक उम्मीदवार को जो एक उम्मीदवार है उसको इतना परसेंट मिला और वह इतने मतों से क्या हुआ, विजयी घोषित हो गया, ठीक है। तो काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिएगा सभी लोग, इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 16,000 यहां पे टोटल वोट है भाई लोग। देखेंगे टोटल वोट यहां पे कितना है बताइए, 16,000 है। चलिए ओके। तो यहाँ पे टोटल वोट कितना है, 16,000। 16,000 है और 16,000 में Y% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। तो Y% का फ्रैक्शन वैल्यू F मान लेते हैं, यानी कि इतने लोगों ने वोट नहीं किया। उसके बाद बोला कि 10% इनवैलिड है, तो वैलिड 9/10। उसके बाद बोला क्वेश्चन में विनर को इतना मिला। अच्छा एक बात बताए, टोटल टोटल वैलिड वोट 100%। अरे भाई टोटल वैलिड वोट को 100 मान सकते हैं हम लोग। और 100 में अगर इसको विनर को इतना मिलेगा तो 100 में से इसको घटा देंगे, तो यानी कि लूजर को हो जाएगा 40.5 में से 5, ये हो गया 9, तो 2, ये हो जाएगा 6, इतना परसेंट मिलेगा। अगर इन दोनों का अंतर देखें तो ये विनर को ये लूजर को, तो विनर लूजर से जीतेगा 18.75 से, जिसका वैल्यू आप जानते हैं 3 बटा कितना होता है, 16। चूंकि जानते हैं 1/16 6.25 होता है, 1/16 6.25 होता है, तो 3/16 18.75 होगा। तो इतने मतों से जीतेगा। विनर को इतना, लूजर को इतना, तो जीतेगा इतना से। इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये बना, तो इतने से जीतेगा, 3/16 से जीतेगा। और इक्वल टू यहाँ पे है 2484 से जीतेगा, ठीक है। तो अब देखिए 16 गुण ये कट जाएगा आपका, 160 कट गया। और 9 से 3 से ये कट जाएगा 92 टाइम्स में। तो यहाँ से एफ निकालेंगे तो आ जाएगा 92/100। अब 92/100 का मतलब हम कहेंगे कि यानी कि जो मतदाता वोट नहीं डाले, 100 में 92 लोग वोटिंग किए हैं, यानी 8 लोग वोट नहीं डाले हैं 100 पे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 100 पे है, तो हम बोलेंगे कि 8%। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 8%। तो काफी आसान क्वेश्चन, आसान तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन जो परसेंटेज बढ़िया से किए होंगे बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2।
मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया की राशि उधार ली। देखिए एक बात को समझिएगा, तो यहां पे जैसे मान के चलिए कि 4/22/092 इतना रुपया उधार लिया गया, ठीक है। प्रथम वर्ष के समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,000 रुपया चुका दिया है। जैसे एक साल बीत गया, तो जैसे एक साल बीतेगा तो रेट यहाँ पे 20%, साधारण ब्याज का दर यहाँ पे 20% हुआ, तो एक साल का ब्याज लगेगा, एक साल के लिए मूलधन ये होगा, और एक साल के बाद से इतना रुपया लौटा दिया है, यहाँ पे इतना रुपया लौटा दिया है। तो अगर इस साल का ब्याज निकाले 20%, आप जानते हैं कि 10% में दशमलव यहाँ लगता है, तो 20% इसका डबल होगा, दशमलव यहाँ लगा कर डबल, तो 2 का दुगुना 4 होगा, 9 का दुगुना यहाँ पे 18 होगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, और उसके बाद से 22 का दुगुना 44 होगा, 22 का दुगुना यहाँ पे ना 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 44 हो जाएगा, और उसके बाद से देखेंगे 4 का दुगुना 8, इतना रुपया एक साल का ब्याज आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज, इतना रुपया चुका दिया 21,600, तो ये 4/22/092 आपका मूलधन है, और 21,679 चुका दिया। तो यहाँ पे अगर हम 21,679 अगर इतना चुका देगा, तो 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचेगा 8 में से 7 गया 1, ठीक है। तो 12 में से 9 गया 3, और यहाँ बचेगा 8 में से 7 गया 1, यहाँ बचेगा आपका 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 1 में से 1 0, ये 0, ये 4, यानी यहाँ बच जाएगा 4000413। और आप सभी लोग जानते हैं कि एसआई के अंतर्गत जो ये ब्याज, जो यहाँ प्रथम ईयर का, फर्स्ट ईयर का जो ये ब्याज आया है, एसआई के अंतर्गत पहले साल का जो ब्याज है इसका भुगतान अंत में करते हैं, तो इसको अंत में हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। कहने का मतलब क्या है कि दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ पे टोटल चुका करके कर्ज को समाप्त करना है, और इस लंबित राशि में उसका ये इतना तो चुका दिया था, तो इतना भी बचा हुआ है, और साथ में ये ब्याज ये भी शामिल है, और साथ में दूसरे साल का भी ब्याज आएगा, तो इसका ब्याज यहाँ 20% आएगा। तो आप सभी लोग बताइए 20% निकाल लीजिए, तो इसका हो जाएगा 6, ये 82, और 400 का डबल 800, इतना हो गया। तो हमको अंत में लौटाना पड़ेगा ये मूलधन आपका जो है 4,04,13 रुपया, ये तो लौटाना ही है, साथ में ये जो ब्याज है ये भी लौटाना है। तो यहाँ जोड़ दीजिए 84,418.4, ये भी लौटाना है, और ये लौटाना आपको कितना है बोलिए 80,082 और 0.6, तो ये 6 4 10 10 माने 0, 8 3 11 11 11 2 13 13 14, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो लास्ट में 4 इसमें है, तो यानी कि हम लौटाएंगे 56,4914 रुपया लौटाएंगे। ये 14 रुपया यहाँ पे 14 रुपया लौटाएंगे। देखिए इस बात को अगर बढ़िया से समझना चाहते हो तो ऐसे समझाते, देखिए मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, एक इजी एग्जांपल समझते हैं, 10,000 रुपया है मान लीजिए, और यहाँ पे जो होता है एक साल का ना 20% अगर ब्याज लगता है तो 2,000 रुपया ब्याज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक साल के अंत में ना ये मान लीजिए कि 4,000 रुपया वापस कर देता है, तो 10,000 में 4,000, ये जो 4,000 वापस होगा, एसआई में पहले प्रिंसिपल वापस होता है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि एसआई में पहले प्रिंसिपल वापस होता है, जो ये ब्याज आया है इसका भुगतान अंत में होता है, ठीक है। तो 4,000 वापस करेगा, तो यहाँ 6,000 बकाया राशि बचेगा। एक साल बाद 20% और अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1,200 का और ब्याज आ जाएगा। तो अंत में अगर हम बात करें तो अंत में कितना हम लौटाएंगे, यहाँ पे कितना लौटाएंगे हम लोग, देखिए बकाया राशि ये 6,000 लौटाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो ब्याज आया है, ब्याज भी अभी बाकी है लौटाना है, और ये 1,200 लौटाएंगे, तो कुल मिला के देखा जाए तो 819 यानी 9,200 रुपया यहाँ लौटाना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, देखिए केंद्रों के बीच की दूरी 37 दिया हुआ है। यदि इन वृत्तों को सीधी उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट दिया हुआ आपको, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई दिया हुआ है, स्पर्श बिंदु एम और क्यू दिया है, तो रेखाखंड एम क्यू की लंबाई, तो जैसे आप देखेंगे आपको आंसर ये 35 दिखना चाहिए। कैसे 35 दिखना चाहिए बताइए। आपको याद है कि जैसे 22 में से अगर 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 12,
और वहां पे 37 है, तो हमको ट्रिपलेट याद है 12 35 37, ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा 35 आंसर हो जाएगा। कैसे, एक बात को समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ना ये लंबाई निकालना आपको, ये एम है और ये आपका क्यू है, ये लंबाई निकालना है। केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पे दी गई है, ये 37 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये आपका टोटल 22 है, ये हमारा जो है टोटल ये 22 है, ये हमारा जो है ये 10 है, ये 10 है, ये 22 अगर है, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे तो ये 37 है, तो ये 37 होगा, और ये 22 में से ये अगर 10 है तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 37, 90 के सामने 37, तो 12 35 37, तो एमक्यू हमारा 35 होगा। इसके लिए डीसीटी का फार्मूला भी होता है, ये फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, देख लीजिए फार्मूला आप लगा लेते डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, तो इससे भी बना लेते, लेकिन इससे बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, तो सीधे आंसर दिख रहा है कि 22 में से 10 गया 12, और अगर हमारा टेंजेंट, ये जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है ना, हमेशा हाइपोटेनुज बनाता है, देखिए ये हमेशा हाइपोटेनुज बनाता है, ये हाइपोटेनुज बनाता है, तो ये 22 है, ये 10 है, तो ये 12 बनेगा, ये हमेशा आपको हाइपोटेनुज बनाएगा, यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा, तो ये 12 ये 37, ये हो जाएगा 35, तो 35 यहाँ पे आंसर दिख रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम ए सेम पॉइंट। कहने का मतलब है ये लेंथ इसका 840 मीटर है, ए और बी यहाँ पे सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, ए का स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है और बी का स्पीड जो है 12 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, प्रारंभ किया समान दिशा में, ये दिशा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोनों का दिशा समान है, यहाँ पे दोनों का दिशा समान है। वे अगली बार कब मिलेंगे, देखो बाबू, जब प्रारंभिक बिंदु पे बोलता है तो एलसीएम निकालना पड़ता है, आपको पता है एलसीएम एसएफ का क्वेश्चन होता है। अगली बार मिलना या पहली बार मिलना, पहली का मतलब कि जब चला उसके बाद पहली बार मिलना, या अगली बार मिलने के लिए हम क्या करते बताइए, तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, और इसका जो टाइम होता है ना बाबू, एल अपॉन डायरेक्शन सेम है, जब भी डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है, आपको पता होगा, तो यहाँ पे भी माइनस भी लेना पड़ेगा, तो ये आपका 840, और यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा, कटाएंगे तो 140, यानी आंसर सी हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। इसी में अगर बोल दे कि अगली बार में दूसरी बार कब मिलेगा, तो दूसरी बार के लिए यहाँ जो हमारा आंसर होगा ये 12 अपॉन भी माइनस भी लेंगे, तीसरी बार के लिए 3l अपॉन भी माइनस भी लेंगे, चौथी बार के 4l लेंगे। दिशा समान होगा तो ये प्लस हो जाएगा, दिशा अपोजिट होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है एबीसीडी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समानांतर जीवाएं, कहने का मतलब दो पैरेलल कॉर्ड दिया है, ओपी एबी के लंबवत है, ओक्यू सीडी के क्या है लंबवत है, एबी का मान 10 है, सीडी का मान 24 है, पीक्यू का मान कितना है 7 है, पीक्यू का मान 7 है, तो व्यास निकालना है। तो अब बताइए इसका आधा कितना बोलिए 5, इसका आधा बोलिए कितना 12, एक दिशा में तो दोनों का दूरी, दोनों के बीच की दूरी इसको घटाइए, तो 12 में से 5 गया 7, और यही दूरी आपको दिया ही, यहाँ पे देखिए यही दूरी दिया है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो हम ट्रिपलेट देखते हैं, तो 5 बार के साथ ट्रिपलेट आता है, तो रेडियस हमारा ट्रिपलेट 13 हो गया, 5 बार के साथ 13, तो हमारा डायमीटर 26 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ये वो बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे जिसको हम बताए हैं, वो ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट 2 सेकंड में मारने वाला। ठीक है ना, बाकी डायग्राम से समझना चाहते हैं तो एक बार समझ लीजिए। जैसे ये हमारा बोल दिया ए बी, तो ए बी का मान ये मान लो 10 है भाई, ये 10 है, ये हमारा सी डी का मान है, और ये सी डी ये आपका 10 है, ये 24 है। ठीक है, दोनों जो बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ही दिशा में है, समानांतर जीवाएं हैं। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि केंद्र ओ है, तो ये लंब है सब, ठीक है ना, लंब है, ये ओ है, ये पी है आपका, ये आपका क्यू है, तो ये वाला दूरी 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये दूरी 7 दिया है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये 10 है तो ये 5 लेंगे, ये 24 है तो 12 लेंगे। ये दोनों का दूरी अगर यहाँ पे दिया हो डिफरेंस, ये डिफरेंस दिया हो, तो ये 5 अगर है ना, तो ये दूरी 5 हो जाता है, यही होता है, ये 5 तो ये 5 हो जाता है, तो ये 13 हो जाएगा। ये अगर 12 है तो सेकेंड वाले का दूरी, इसका अगर वैल्यू 12 है तो सेकेंड वाला का दूरी 12 होगा, तो ये 12 ये 5 तो 7 आ गया, तो 13 होगा, या ये भी 12 ये 5 तो ये 13 हो जाएगा। तो रेडियस हमारा 13 आ जाता है इसमें, और रेडियस जब भी 13 होगा तो डायमीटर कितना 26, तो 26 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एम एन एस एक टैंक को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एम एन और एस एक टैंक को जो है 25 मिनट और आपका 50 मिनट और 100 मिनट में भरता है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये 4 बार में, 2 बार में, 1 बार में। चलिए अब देखिए, पाइप एन एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। यानी बोल रहा है कि पाइप कौन सा लेना है, एन और एस। तो एन और एस को 10 मिनट के लिए खोल दीजिए, यहाँ पे 10 मिनट के लिए खोल दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि एन को बंद कर दिया जाता है, एन को बंद। तो यहाँ एन को बंद कर दीजिए, तो एन बंद कर देंगे तो अभी भी एस रहेगा। एम को खोल दिया जाता है, यहाँ एम को खोल दिया गया, ठीक है, खोल दिया गया। टैंक में अति प्रवाह होने से पहले, कहने का मतलब है कि अति प्रवाह माने कि ओवरफ्लो, ओवरफ्लो माने भर जाने के बाद, ठीक है ना। तब भर जाने के 15 मिनट पहले, यानी यहाँ अगर भर जाएगा तो इसके 15 मिनट पहले, ये 15 मिनट है, 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ एस को बंद कर देते हैं, तो एस को बंद कर देते तो खत्म। तो यहाँ पर अकेले अब एम बचेगा। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न पे कार्य करे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर इसी पैटर्न पे तीनों पाइप काम करे तो कितने समय में भर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो काफी इजी है, देखिए बनाएंगे क्या। पहले एम देख लीजिए, एम एम अकेले 4, तो 15 मिनट में यह 60 भर जाएगा। एनएस यहाँ देखिए, एनएस दोनों मिलेगा तो 3, दोनों मिलेगा 3, तो 10 मिनट में यहाँ 30 भर जाएगा। तो अगर देखेंगे यहाँ तो 30 भर गया, 60, तो 90 भर गया। तो 90 भर गया तो 10 बचा, ये 10 यहाँ भरना पड़ेगा, यहाँ पे 10 भरेगा, यहाँ पे आपका कितना भरेगा, 10। तो 10 लीटर कौन भरेगा, एस एम। और एस और एम देखिएगा तो इसका इफिशियंसी 4 है, इसका 1 है, तो दोनों मिला के 5 भरेगा। तो ये 10 भरने में यहाँ पे ना 2 मिनट का समय लगेगा, तो यहाँ 2 मिनट। तो क्वेश्चन है कि कितना समय लगेगा, तो कितना समय, 10, 15, 25 और 2 कितना, 27। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो भाई, जब भी समकोण समद्विबाहु होता है तो ये दोनों सेम होता है, ये दोनों आपका क्या होता है, सेम होता है, ये हाइपोटेनुज होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोला है कि इसका क्षेत्रफल इतना दिया है। तो हाइपोटेनुज के रेस्पेक्ट में अगर हम क्षेत्रफल का बात करेंगे तो 1/4h² इक्वल टू हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो ये जाएगा तो h² बराबर 200। अगर वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो h का मान निकल जाएगा, तो 100 का वर्गमूल 10 और 2 का वर्गमूल √2, तो 10√2 हाइपोटेनुस हो जाएगा। तो 10√2 सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिएगा, 1575 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ब्रिज से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला त्रिज्याखंड काटा जाता है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, कि 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसका त्रिज्या दिया है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, और चाप दिया ये चाप दिया हुआ है, ये चाप हमारा 11 है और ये त्रिज्या हमारा 15.75 है, 15.75 है, ठीक है ना। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना आपको। तो देखिए इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो भाई लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का कितना आसान तरीका आपको हम बताए हुए हैं कि क्या होता है इसका एरिया, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू एल इंटू क्या होता है, आर होता है, ये फार्मूला होता है। वैसे तो देखा जाए तो इस फार्मूला में यहाँ एल का मान पुट कर दीजिए 1/2 इंटू 11 और गुणे आर पुट कर दीजिए, आर हो जाएगा 15.75। तो जो भी मेरा आंसर होगा इसमें, ये 11 से कटने वाला होगा। 11 से कटने का नियम जानते हैं, 8 5 13, ये 8 8 16, 16 5 21 हो गया, माइनस ये 6 7 13 कर दीजिए। तो 21 में से अगर 13 घटाइएगा आप लोग तो 8 आएगा, ये 8 आएगा, तो जो कि 11 से नहीं कटेगा। इसको देखिए तो 5 5 10 और 10 8 18 हो गया। 18 में से अगर हम 6 2 8 घटाएंगे तो 10 आएगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा। इसको देखिए 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 8 कितना 19 होता है, 19 में से अगर हम 6 2 8 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 से कट जाएगा, तो सी आंसर होगा। ये देखिए 5 1 6 6 6 8 14 और माइनस हो गया ये 8, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। बिंदु पी एस रेखाखंड क्यूआर के एक ही ओर इस प्रकार है। देखो बाबू, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर 90 डिग्री, क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा सभी लोग कि ये पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। बिंदु पी और एस रेखाखंड क्यू आर की एक ही ओर है, क्यू आर की एक ही ओर में आपका पी भी है और यहाँ पे लगता है एस भी है, यहाँ पे एस भी है। क्यों यहाँ पे है, क्योंकि एस आर क्यू 90 डिग्री दिया। देखिए एस आर क्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है, एस आर क्यू 90 डिग्री।
पी क्यू बराबर एस आर दिया हुआ क्वेश्चन में, ये पी क्यू ये अगर हमारा एक्स है तो ये भी एक्स है, ऐसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि पी क्यू आर एस क्यू आर एस एस से सर्वांगसम होगा। अगर आप देखेंगे तो बी आंसर है। कैसे बी आंसर हो रहा है देखिए, तो ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हो गया, आइए आपका एस आर क्यू हो गया। देखो पी क्यू आर, यहाँ पे एस आर क्यू, बीच वाला कोण देखा जाए तो क्यू यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू पे 90, यहाँ पे आर पे 90, तो क्यू पे 90 आर पे 90, यहाँ पे ये साइड इसके बराबर, तो साइड एंगल और साइड, ये साइड कॉमन है इसमें, इस ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, इसमें देखा जाए तो साइड एंगल साइड, तो एस एस तो लगेगा, लेकिन हमारा होगा क्या चीज, पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग एस आर होगा, तो पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एस आर होगा, और क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग आर क्यू होगा, तो क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग आर क्यू है। ठीक है, तो सब सही है, तो हमारा आंसर कौन सा बी हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है ना, पी सी एक बाह्य बिंदु है। क्वेश्चन यहां ऐसे बोल रहा है कि एक सर्कल है, इसका केंद्र ओ है। ठीक, एक सर्कल सी है, एक वृत्त सी है, इसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ है। पी सी का एक बाह्य बिंदु है, इस सर्कल का एक बाह्य बिंदु यहाँ पे ना पी बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, लेट पी ए एंड पी बी बी द टू टेंजेंट टू सी एंड ए। तो कहने का मतलब इस पे जो है ना दो गो टेंजेंट है, एक टेंजेंट का नाम पी ए है, एक टेंजेंट का नाम क्या है, पी बी है, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद लिख रहा है क्या चीज, पी ए पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर आनत है। ये पी ए और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर आनत है। तो पी ओ ए निकालिए, पी ओ ए, तो पी ओ ए, पी ओ और ये ए बताना आपको, ये कोण। तो आप जानते हैं ये 60 है तो ये 30 होता है, ये आपका 90 हो जाता है, और 30 90 तो ये कितना 60 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो काफी इजी क्वेश्चन ये भी। ठीक है ना, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 64/3 है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। देखिए अब की बार तो सेक्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, क्या भाई लोग बताइए, सेक्टर से देख रहे हैं ये दूसरा क्वेश्चन, और सेक्टर से भी और आगे क्वेश्चन दिया है। लगता है कि इस बार जो है ना एसएससी को सेक्टर ज्यादा पसंद आ गया था। देखिए उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 64/परिधि, तो इसका परिधि होता है ये आर होता है, अगर ये थीटा है तो ये होता है हमारा, ये होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है, ये आर की लंबाई होता है। तो ये अगर हम करेंगे तो हमारा परिधि हो गया 2 पाई आर, इस सेक्टर का परिधि मतलब सबका योग, परिधि माने सबका योग आर आर 2 आर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर थीटा बटा 360, जिसमें ये थीटा का मान 60 डिग्री दिया इसमें, तो ये 60 डिग्री दे दिया यहाँ, तो 60 रख लीजिए। ठीक है ना, और इक्वल टू ये दिया 64/3 दे दिया है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा तो 60 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो यहां से ना, ठीक है, तो यहां से 2r हो गया, और यहाँ अगर हम 22 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, 22/7, तो 22/7 यहाँ रख दीजिए, तो 22/7, या आर अपने जगह पे 3 अपने जगह पे। ठीक है ना, तो इक्वल टू हो जाएगा 64/3 हो जाएगा। तो 21 दूना 42, आप 42 आप 22 जोड़ेंगे तो 64r, 64r/21, और इक्वल टू हो जाएगा 64/3 हो जाएगा। तो 64 खत्म, 3 से जाएगा 7 बार में, तो यानी योर रेडियस बिकम 7, रेडियस आपका 7 आ गया। तो जब रेडियस 7 आ जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज बताइए आप लोग, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो जब रेडियस 7 हो तो क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल होता है, तो यही आंसर बन सकता है। बाकी एरिया निकाल सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। और आप जानते भी हैं कि 7 पे ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू, ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बताइए, 7 पे आपको याद होगा 154 होता है, और ये 60 है, आइए 360 है, तो 60 यहाँ रखेंगे, 360 तो 1/6 बार में कटेगा, 2 से घटाएंगे तो 77, और 2 से घटाएंगे तो 3, तो 77/3 इज द करेक्ट आंसर, 77/3 आंसर हो जाएगा। चलिए तो चलिए हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन के पास हैं। रमेश के पास 18,000 है, उसने एक बैंक में 5% एसआई की दर से 7,000 और दूसरे बैंक में 6% की दर से 6% एसआई की दर से 6,000 जमा किया। देखो भाई 18,000 रुपया है, और 18,000 रुपया में ना 7,000 रुपया जमा किया एक जगह, दूसरे बैंक में ना 6,000 जमा किया। तो हम बोल सकते हैं कि एक जगह 7 रुपया जमा किया, एक जगह 6 रुपया जमा किया, तो 18 रुपया मान लीजिए आप,
3 जीरो कटा दीजिए सब जगह से, तो कहेंगे 18 में से 13 रुपया निकल गया, तो 13 रुपया निकल गया तो बच गया 5 रुपया, कुल मिला के 18 रुपया हो गया यहाँ पे, ठीक है, कुल मिला के 18 रुपया। बोला कि पहले जगह उसको 5% का ब्याज आता है, दूसरे जगह बोला 6% का ब्याज आता है, दूसरे जगह 6% का ब्याज आता है, और उसको ओवरऑल इतना आता है, इसको परसेंट में बदल दीजिए, तो 1160 का ब्याज कितना पे, 18,000 पे गुणे कितना 100, कुल मिला के वर्ष के अंत में उसे इतना रुपया टोटल मिलता है, इतना रुपया टोटल है, तो टोटल उसको निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 116 अब बटा 18 हो जाएगा, तो 18 से 18 खत्म, ठीक है ना। तो बोला क्वेश्चन में क्या चीज कि शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर होगा, तो ये जो शेष पूंजी 5 है इस पे वार्षिक ब्याज x माना, ठीक है, तो चलिए 35 और 36 71 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 116 माइनस 71, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x बराबर देखते हैं, तो 6 में से गया 5 आ गया, 11 में से 7 गया 4 आ गया, अब बटा में 5 कर दीजिए, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 9%, यानी आंसर कितना हो जाएगा 9% इज द करेक्ट आंसर, तो 9% आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 13 नंबर, और 13 नंबर इस तरह का है, यदि समीकरण इतना और समीकरण इतना समानांतर है। आप सभी जानते हैं कि दो समीकरण कब समानांतर होता है, ये दो समीकरण कब समानांतर होता है, जब यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो 0 हो, तो बताइए कब समानांतर होता है, जब ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो और c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो समानांतर होता है, ये सबको पता रहता है। तो यहां से अगर करेंगे तो a1 हमारा 4 है, इसमें a1 करेंगे तो k-2 है भाई, k-2 है, ठीक है, इसमें अगर हम करेंगे तो a2 ये हमारा b1 है, तो b1 हमारा k-2 है, और डिवाइड बाई यहाँ पे हमारा जो है b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 9 है। मेरे कहने का मतलब क्या हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a1 बटा a2, ये मन में रहना चाहिए आपके, ये बार बार लिखना नहीं है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये कंसेप्ट होता है पैरेलल के लिए, तो इसको मन में रखते हुए आपको जो है फॉर्मूला को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो कर देंगे हम k-1 का ये k-2 का स्क्वायर 36, k-2 बराबर 6, तो k बराबर कितना 8 आ गया, और k बराबर 8 आ गया, तो 8 स्क्वायर 64 प्लस 6 हमारा आंसर 70 हो जाएगा, तो 70 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, स्टॉक शेयर मार्केट जानते हैं, उसमें जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो बनता है, हर आदमी का भी पोर्टफोलियो होता है, आपका भी पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो माने कि आपका मैट्रिक में कितना स्कोर है, इंटर में कितना स्कोर है, बीटेक में कितना स्कोर है, या ग्रेजुएशन में कितना स्कोर है, तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में अलग अलग सेक्शन होता है, जैसे डिफेंस सेक्टर में कोई आदमी इन्वेस्ट करता है, कोई आदमी जो होता है, कोई आदमी जैसे मान के चलिए कि आईटी में, आईटी कंपनी होती है उसमें इन्वेस्ट करता है, तो अलग अलग पार्ट होता है। तो वहीं पोर्टफोलियो पे ये पहली बार क्वेश्चन पूछा, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं, स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है, 4 है बाबू, ए बी सी डी है यहाँ पे, तो 4 है, उसमें ए में ना 20% वो इन्वेस्ट किया है, माने 20% माने मतलब क्या हुआ, 100 रुपया में 20 रुपया, अगर माना कि 100 रुपया टोटल है ना, तो 100 में 20 रुपया ए में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये 6% का रिटर्न देता है, 6% का रिटर्न देता है। बोल रहा है कि स्टॉक बी पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है, यहाँ 30% को निरूपित करता है, और ये जो है 8% का रिटर्न देता है, 8% का रिटर्न देता है। उसके बाद लिख रहा है स्टॉक सी पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है, ये 100 रुपया में 20 रुपया यहाँ लगाता है, और यहाँ से रिटर्न 4% है, यहाँ से रिटर्न आपका 4% है। डी पोर्टफोलियो का ये 30%, देखिए टोटल 100 होना चाहिए, 20 30 50, 50 अब 20 70 और 70 100 रुपया हो गया, ठीक है ना, और लास्ट वाला से निगेटिव रिटर्न 5% है, तो ये 5% निगेटिव रिटर्न है, ऐसा बोला गया। तो बताना है कि औसत उसका रिटर्न क्या होगा, औसत रिटर्न हम लोग को देखना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो अगर आप 20 का 6% निकालिएगा, 20 रुपया का 6%, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 1.2 का रिटर्न है, 8 तिरिका 24 करेंगे तो 2.4 का रिटर्न है, और यहाँ 4 दूना 8 करेंगे तो 0.8 का रिटर्न है, और यहाँ पे करेंगे तो 5 ते 15 माइनस 1.5 का रिटर्न है। तो ये 12 आप 15 में करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और -3 इसके साथ आएगा तो ये 0.5 बच जाएगा, तो 24 में 0.5 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2.9, तो यानी 2.9 का रिटर्न है,
ओवरऑल कितने पे 100 पे, और 100 पे जो होता है उसे परसेंट कहते हैं, यानी आंसर हो जाएगा 2.9%, यानी 2.9 डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। यदि तीन संख्याओं का योग 18 है, उनके वर्गों का योग 36 है। देखो बाबू काफी इजी क्वेश्चन है। तीन संख्या आपका एक्स वाई जेड का योग आपका कितना दिया, 18 दे दिया। यहाँ पे एक्स वाई जेड 18 दिया, उनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग मतलब जब समझ रहे हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वर्गों का योग कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। यहाँ पे वर्गों का योग आपका 36 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, घनों का योग, बोला कि उनके घनों का योग, यानी बोल रहा है ऐसे करके कि घनों का योग एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, एलजेब्रा का क्वेश्चन है। और उनके गुणनफल, गुणनफल माने एक्स वाई जेड के तीन गुना माने 3 का अंतर क्या होगा। तो ये तो आप जैसे देखेंगे आपको फॉर्मूला याद आएगा। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका भी हम आपको बता देते हैं। जब कभी भी दो इक्वेशन हो और 3 अननोन हो ना, तो एक वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो जेड जीरो पुट कर दीजिए, जेड जीरो पुट कर दीजिए। अब हमको ये निकालना भाई लोग, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे होता है इंटू में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये फॉर्मूला कर लीजिए। x प्लस वाई का मान 18 दिया है, तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर 324, और यहाँ पे हमको 3 गुण एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई के लिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2xy, ये हो जाएगा 324, और ये हो जाएगा 36। यहाँ पे इसका मान 36 है, तो 2xy का मान निकालेंगे तो 324 माइनस 36 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 288 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटा देंगे तो 144 आ जाएगा, तो यहाँ 144 आप पुट कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, तो देखो बाबू यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करिए आप लोग सॉल्व कर देंगे तो सब सॉल्व कर दीजिए। ये इससे ज्यादा आएगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो प्लस तो कैंसिल हो गया, माइनस में आएगा, और माइनस में क्या आएगा, 9 से कटने वाला, 9 से सारा कटने वाला है, कर लेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाता 1944 आ जाएगा, 1944, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 के स्पीड में, देखो बाबू यहां बोला कि कोई दूरी है, दूरी का 1/3 भाग यहाँ पे ना 40 का स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। यहाँ अगला 1/3 भाग, लास्ट वाला 1/3 भाग, ठीक है ना, यहाँ 50 का स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है क्या चीज, दूरी का अंतिम भाग, तो दो जगह 1/3 निकल गया, 2/3 निकल गया, दूरी का अगर 2/3 निकल गया तो 1/3 ही बचेगा, 1/3 बचेगा, और अंतिम दूरी जो है ना 60 का स्पीड है। ये आपका कितना का स्पीड है, 60 का स्पीड है, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, देखिए आपको याद होगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में औसत चाल से क्वेश्चन पूछना एकदम तय रहता है, यानी वहां से तो क्वेश्चन आता ही औसत चाल से। तो औसत चाल हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो दूरी बराबर है, तो जब भी दूरी बराबर होता है तो इसका एलसीएम लेते हैं, 40 का 50 का 200, आइए 600 एलसीएम हो जाएगा, तो ये दूरी 600 मान लीजिए, ये दूरी 600 मान लीजिए, ये दूरी 600 मान लीजिए। अब हम कहेंगे क्या चीज, एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस तो 1800 हो गया, टोटल टाइम निकालिए, तो 40 से जाए, अगर 40 के स्पीड से 600 जाएगा ना, तो 0 0 कटेगा, यहाँ पे 15 घंटा लग जाएगा, यहाँ पे करेगा तो 12 घंटा लग जाएगा, और अगर ये 600 किलोमीटर 60 के स्पीड से जाएगा तो 10 लग जाएगा। तो सॉल्व अगर करेंगे आप तो 1800 बटा ना, ये 15 12 होता है 27, 15 प्लस 12 कितना हो गया बोलिए, 27, 15 प्लस 12 कितना आपका हो गया 27, तो 15 प्लस 12 27 हो गया, और 27 10 37 हो गया ये। तो इसको अगर हम भाग लगाते हैं ना बाबू, तो भाग लगा के देखिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा 37 से भाग लगाइए, 37 चौका, मतलब मेरे यहाँ भाग हम लगा देते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 1800 में अगर हम 37 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में, 7 चौका 28, हाथ में 2, 4 3 12, अब 12 और 2 14 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अब हम 8 बार में लेके जा सकते हैं इसको, 8 बार में, 8 7 56, और यहाँ 8 3 24, 24 अब 5, 24 में 5 29 हो जाएगा आपका। तो ये 10 में से 6 गया 4 आ गया, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 गया कितना 2 आ गया, तो ये आपका आ रहा है, तो मतलब आंसर होगा 48 पॉइंट समथिंग। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड किसी तल पर 3 बिंदु है जिसमें एक्स वाई 11,
देखो बाबू, ये कंसेप्ट पढ़े होंगे आप लोग सभी लोग। ये ना जब कभी भी हम ऐसे बोले कि ए बी यहाँ पे सी है सपोज, ठीक है, ए बी यहाँ पे सी है, तो अगर ए बी सी अगर यहाँ पे है, तो अगर जब कभी भी ऐसा कहीं हो जाए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए, जब कभी भी ऐसा हो जाए तो इसको बोला जाता है कोलिनियर। ये कोलिनियर हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या चीज कि एक्स वाई जेड इस तरह से है कि एक्स वाई का मान 11, वाई जेड का मान 13। तो देखो 11 में 13 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कोलिनियर है ये, यानी कोलिनियर है, यानी एक्स वाई वाई जेड, ये हमारा एक्स वाई और जेड है हमारा एक्स वाई जेड। तो ये अगर 11 है, ये अगर हमारा ना 13 है, तो पूरा 24 होने के लिए कोलिनियर होना पड़ेगा। देखिए अगर दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो जाए, दो भुजाओं का योग अगर तीसरे से बड़ा हो जाता तो ट्रायंगल बनता, ट्रायंगल बनता। कहीं भी दो भुजा मान लीजिए ऐसे होता ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी बन जाए तो ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनेगा तो इसके शीर्षों से एक त्रिभुज बन सकता है। तो क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताइए, गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताइए। तो अगर ट्रायंगल बनेगा तो एक वृत्त जाएगा, लेकिन यहां तो कोलिनियर होगा, तीनों से कैसे वृत्त गुजारिएगा, इस दो से तो वृत्त गुजर जाएगा, इस दो से वृत्त गुजर जाएगा इस दो से तो वृत्त गुजर जाएगा, लेकिन इस तीनों से जब लाइन कोलिनियर है, एक्स वाई जेड कोलिनियर है, संरेख है, तो तीनों से कोई भी सर्कल नहीं गुजरेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या चीज, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप पी क्यू आर एक टंकी को इतना 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 में भर सकता है। देखो भाई लोग, पी क्यू आर 3 पाइप है, ये भर सकता है 40 में, ये भर सकता है 80 में, और ये भर सकता है 120 में भर सकता है, ठीक है ना। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने समय बाद पाइप क्यू आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए। देखो भाई, इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बार में 8 3 का 24, ये हो जाएगा 6 बार में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि सभी पाइप खोल दिए गए, तो अगर हम सभी पाइप को खोल दे, मान लो भाई, मान लीजिए हम सभी को खोल देते हैं पी क्यू आर में, तो क्वेश्चन है कि कितने समय के बाद क्यूआर को बंद कर देना चाहिए ताकि आधे घंटे में भर जाए। मान लीजिए कि आधे, अगर हम तीनों को खोले रखते हैं तो आधे घंटे में कितना भरेगा, ये 6, ये 3 9 और 9 2 11, तो 11 भरेगा, तो आधे घंटे में ना ये 330 आपका भर जाएगा, 330। लेकिन हमको भरना था 240, तो 240 से भरना है 330, तो कितना एक्स्ट्रा भर के बताइए। तो एक्स्ट्रा अगर हम काउंट करें यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा हमारा हो जाएगा 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा हमारा 90 आ गया। एक्स्ट्रा हमारा कितना आ गया, 90। ये 90 क्यों, क्योंकि क्यूआर पहले बंद हो रहा था, तो क्यूआर पहले बंद हो जाएगा तो एक्स्ट्रा नहीं भरेगा। तो क्यूआर आपका जो है, ये जो क्यूआर है ना, ये 1 घंटा में 5, 1 घंटे में 5, तो यानी कि 18 घंटा क्यूआर पहले बंद हो गया। तो 18, 1 मिनट तो घटा के देखिए यहाँ पे 0 से 0, 13 में से 4 9 गया, खत्म, ठीक है, ठीक है। पी क्यू आर 6 3 9 9 2 11, 11 आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में, तो 30 मिनट में भरेगा, 11 या 33, 330 भर देगा, जबकि 240 से भरना था। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने समय के बाद पाइप क्यूआर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी तरह भर जाए। तो 30 मिनट में भर जाएगा, ये पूरी 330 भरेगा, भरना है 240, 90 एक्स्ट्रा है। तो सही आ रहा आंसर। एक बार मिला लेते हैं और दूसरे तरीका से कर लीजिए। चलिए आइए समझते हैं। देखिए क्या लिख रहा है भाई, यहां लिख रहा है कि पी क्यू आर, यहां पे आपका लिख रहा है कि पी क्यू आर 3 है आपका, ये बोल रहा है कि 40 मिनट, ये बोल रहा है ना 80, और ये बोल रहा है आपका 120 बोल रहा है, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना बताइए, 12 दूना 24, यानी 240 एलसीएम तो सही है। 0 से 0 4 6 24 हो जाएगा, 0 से 0 8 3 का 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, ये सही है अब आपका, सही है। उसके बाद देखिए, शुरुआत में सभी पाइपों को खोल दिए जाते हैं। अगर हम सभी पाइप को खोल दें, यहाँ पे पीक्यूआर सभी को खोल दें, अगर खोल दे पीक्यूआर, तो कितने समय बाद क्यूआर को बंद कर देना चाहिए ताकि आधे घंटे में पूरा भर जाए। तो कितने समय बाद हमारा, अच्छा ओके,
तो सही बना रहे थे हम लोग, ठीक है ना। यानी कितने समय बाद, तो हम ये बोल रहे थे कि मान लीजिए कि 30 मिनट सब ओपन है, तो अगर 30 मिनट सब ओपन है तो तीनों मिलके 6 3 9 9 2 11, 11 गुणे 30 यानी 330 भर देगा। इसमें एक्स्ट्रा हो गया कितना 90 एक्स्ट्रा हो गया। ये 90 एक्स्ट्रा इसलिए एक्स्ट्रा भरेगा क्योंकि क्यूआर जो है यहां से यहीं पे बंद है, क्यूआर को हम पूरा फुल टाइम चला दिए हैं। तो अगर ये वाला टाइम निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा टाइम 90 बटा क्यूआर के लिए 5 से भाग देंगे तो ये हमारा टाइम आ गया 18। तो टोटल 30 मिनट है और 30 में ये लास्ट वाला टाइम 18 है, तो ये हो जाएगा कितना 12 मिनट, यानी 12 मिनट के बाद बंद कर देंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा को आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया है। बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में ना कि एक समबाहु त्रिभुज है। सभी लोग देखिए एकदम मन से देखिए भाई लोग, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। और देखिए सीजीएल क्रैक करना है तो थोड़ा सा उसका एनालिसिस तो आपको समझना पड़ेगा। एनालिसिस करना है, बढ़िया से रिवीजन करना है, कंसेप्ट को ना बढ़िया से पढ़ लेना है। और मेरा बहुत सारा कंसेप्चुअल क्लासेस जो है, हर चैप्टर का कंसेप्चुअल क्लासेस भी यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है। आप सभी जो भी हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, दर्शक हैं, आप सभी लोगों के लिए ना बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो चलिए देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ये 28 है, तो ये भुजा 28 आपको दे रखा है, 28 दिया है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानिए, इसको केंद्र मानिए, इसको केंद्र मानिए, ठीक है। तो प्रत्येक को केंद्र मानकर भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या, तो ये अगर 28 है तो आधा लंबाई का ले लीजिए, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा और ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। आधी लंबाई का मतलब क्या हो गया, ये त्रिज्या हमारा, इसका जो त्रिज्या बनेगा 14 बनेगा, इसका त्रिज्या 14 बनेगा भाई लोग, इसका त्रिज्या कितना बनेगा 14 बनेगा, त्रिज्या 14 14 14 बनेगा, ठीक है। त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। यानी कि हमको वृत्त में शामिल नहीं है मतलब क्या, ये वाला एरिया निकालना भाई, ये वाला एरिया निकालना आपको। ये वाला एरिया जानते हैं क्या होता है, ये अगर हम मान लें कि ये अगर हम इसको रेडियस मान के चले ना भाई लोग, इसको अगर हम रेडियस मान लें, जैसे कि चलिए कर लीजिए, तो √3/4 इंटू इसको अगर हम r माने, तो इस समबाहु त्रिभुज का हम r, इसको r मानेंगे तो 2r बोल सकते हैं, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस उसमें से 3 को सेक्टर घटाना, ये तीनों सेक्टर मिलके 60 60 60 180, 180 पे 360 पे पाई आर स्क्वायर बनता है। देखिए कहीं भी अगर 360 होगा तो पूरा सर्किल बनेगा पाई आर स्क्वायर, 180 पे आधा बनता है, तो आधा ले लीजिए। आधा का मतलब क्या करेंगे बताइए, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। अब चलिए कर लीजिए इसको, तो 4 से ये 2 स्क्वायर 4 खत्म हो जाएगा, √3 गुणे आर स्क्वायर, आर का मतलब ये 14 होगा, 14 स्क्वायर 196, या इसको रहने दीजिए, अभी कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा, चलिए लिख ही लीजिए इसको, 196 लिख लीजिए आप, माइनस ये देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, अगर हम पाई आर स्क्वायर का बात करें तो हमारा 7 पे होता है ये ना, ये 154 होता है, 14 पे ये 600, ये 616 होता है, उसका आधा कर देते हैं, तो ये हमारा 308 हो जाएगा, 308। √3 का वैल्यू यहां पर रख लीजिए, तो 196 गुणे 1.73 गुणे हो जाएगा 308 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए आप, तो गुणा करके बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो 196 में अगर हम गुणा कर दें 173 से गुणा कर दें, कर दीजिए नॉर्मल गुणा करिए, 36 या 18 हाथ में बचा 1, 19 या 57, 1 58, ठीक है, 7 6 42 हाथ में 4, 7 9 63, 4 67 हाथ में 6, 7 1 7 7 6 13 हो गया, ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिए 8 10, ये हो जाएगा 7 5 12, अब 12 6 18, 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हाथ में 1, 9 3 12, 12 9 3 12 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 339, 339 और 0.2 अंक आगे लगाइएगा तो 08, 339 माइनस हो जाएगा 308, घटाइए तो 339 में से 308 घटाएंगे
तो हो जाएगा 39 में से अगर 308 घटाइएगा ना बाबू, 9 में से 8 गया 1, ये तो 08 होगा, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, अब 33 में से 3 हो जाएगा, तो 31.08, यानी योर आंसर इज सी, सी आंसर हो जाएगा भाई लोग। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ये देखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में भी करेंगे ना तो इसका आंसर क्या आ सकता है, देखिए हम ये बोल सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू, हम बोल सकते हैं भाई लोग सेक स्क्वायर 2 है। हम बोल सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर इक्वल टू, बोल सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 2 है। अब बटा में बोल सकते हैं यहाँ पे साइन 2a इंटू, यहाँ पे ना साइन 2a इंटू कॉसेक 2a है। बताइए क्या अभी तक आप सभी को समझ आया क्या, बताइए अभी तक समझ आया क्या? क्लियर कीजिए जल्दी से ना, कमेंट कीजिए। तो ये चीज समझने के बाद अगर देखा जाए तो ये अगर हम करें इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको बदल देते हैं कॉस में, तो बोल सकते हैं 1/cos स्क्वायर 2a। एंगल 2a है, सब जगह एंगल कितना लेके चल रहे हैं 2a। अरे सब जगह तो 2a ही है ना, यहाँ भी 2a है, तो 2a में आई में क्या फर्क पड़ता है, बस लेके चलिए कॉस। ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सेक, यहाँ पे शायद ये सेक है भाई, तो ये सेक है तो 1/cos, ये हो जाएगा 1/sin हो जाएगा। अगर इसको हम करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/c स्क्वायर एस स्क्वायर, और 1/cs, cs से cs कट जाएगा, तो 1/cs, और 1/cs जो होगा हमारा, अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो 1/c मतलब कॉस, कॉस का मतलब सेक, सेक 2a, आई इंटू हो जाएगा 1/sin, ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक 2a हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में कोई आंसर नहीं दिया है, कोई आंसर नहीं है, तो इसीलिए एसएससी के द्वारा जो ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन का सारा ऑप्शन गलत है। और भाई अगर सारा ऑप्शन गलत है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए, आप लोग इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम एक बार इसको और वेरीफाई करके क्वेश्चन नंबर 20 का एक अलग वीडियो बना देंगे कि जो आप चैलेंज कर सकते हैं, 100 रुपया उसमें लगता है, आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा दिया गया चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। इसका सही आंसर ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 3, 4, 5 भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज की एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, देखो भाई ये 3 है, ये 4 है ना, ये 5 है, और इसको 3 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमा दिया गया। तो इसको अगर ऐसे घुमा देंगे तो एक शंकु बनेगा। तो इस शंकु का वॉल्यूम पूछेगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, आर स्क्वायर, तो इसका आर का मान 4 होगा, ये आर होता है, तो 16 इंटू एच 3 हो गया, तो 3 से 3 कट जाएगा, 16 पाई, सी आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो 3 अम्ल एबीसी की सांद्रता क्रमशः 20, 30, 40 है, ठीक है ना। देखिएगा तो यहां बोला कि 20% है, 30% है, और इसका सांद्रता जो है ना 40% है, इसकी सांद्रता 40% है भाई लोग। इसको 3, 5, 1 अनुपात में मिलाया गया। अच्छा इसको 3 लेना है, इसको 5 लेना है, इसको 1 अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। 30% सांद्रता का 1 बिलियन प्राप्त करना है, यानी 30% सांद्रता का 1 बिलियन प्राप्त करना है, तो ए का मान क्या होगा। एक बात बताइए, अगर हमको 30 बनाना है तो ये भी 30 होता, ये भी 30 होता, ये भी 30 होता, तो 30% प्राप्त हो जाता। तो ये तो 30 है, इसको हटा दीजिए आप। ये 30 से 10 कम है, ये 30 से 10 कम है, तो 1 पे 10 कम, तो 3 पे ना 30 कम हो गया है, और ये 10 ज्यादा है। तो ये अगर 10 कम है, ये 10 ज्यादा है हमारा, ये 10 कम है और ये 10 ज्यादा है, तो ये 10 कम है 3 पे, तो 30 कम, तो ये 10 ज्यादा, 1 पे 10 ज्यादा, तो ये भी 3 होना चाहिए, तभी 30 ज्यादा, तो ये मान आ जाएगा डी। बाकी और भी तरीका है, उससे भी बनाया जा सकता है। आइए इसको करते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, जिसका एक भाग 10% लाभ पर, शेष भाग, देखो भाई एक भाग को 10% लाभ पर, दूसरे को 40% लाभ पर, पूरे सौदे को 20% लाभ पर। तो ये तो एलिगेशन का एक बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 40 में से 20 गया, 20 आ जाएगा, और ये मेरा 10 आ जाएगा। रेशियो की बात करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। 40% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है, यानी ये मात्रा 1 निकालना है, तो टोटल 2, 1, 3, 3 बराबर 1000 केजी, 3 बराबर 1000 केजी, तो 1 बराबर 333.1/3 केजी, तो यही एक आपको निकालना है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए
तो भाई सभी लोग बढ़िया है, मस्त है, बताइए। तो सुबह में हम रिकॉर्डिंग आपका कर रहे हैं, और अभी सुबह में जो होता है आंसर की आज रात में ही आया है, और मॉर्निंग में हम रिकॉर्डिंग आपका कर रहे हैं। मेरा 7 बजे से क्लासेस भी है, ऑफलाइन क्लासेस हम लेने के लिए रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ेगा कुछ देर में। तो अभी जितना क्वेश्चन होता है कर देते हैं, अब पार्ट 1 ये अपलोड करते हैं, और आज रात में पार्ट 2 हम बना करके वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लेंगे तो आपका 36 शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन आपका जो बेस्ट क्वेश्चन होगा सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है। देखो बाबू, ऐसे बोल रहा है कि ए और बी 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहां से चलना प्रारंभ करती है। कारें अलग अलग चाल से दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। अगर एक ही दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। अच्छा, एक दिशा में चलेगी तो आपको पता है ना, अगर एक दिशा में दोनों कारें चलेगी तो हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 होगा, और इक्वल टू 20 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 घंटा, तो ये 20 के बराबर हो जाता। क्वेश्चन में लिख रहा है कि जब एक दूसरे की ओर चलती है, जब ये दोनों कार एक दूसरे की ओर चलती है तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 होता है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 मिनट में मिलेगी। यानी हमारा 20 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट का मतलब, 12 मिनट का मतलब कितना होता है बताइए? 1/5 होता है। 1/5 माने होगा ये 60 हो गया, तो 60 हो गया आपका। कारों की चाल क्या है बताइए? कारों की चाल निकालना है तो हम v1 निकाल लेते हैं। तो v1 बराबर दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 80 का आधा 40 हो जाएगा, और v2 अगर हम निकालेंगे तो v2 घटा के आधा, तो घटाएंगे तो कितना, 60 में से अगर 20 गया, 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो मेरा आंसर 40 और 20 देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20×5 100 हो जाएगा। तो ये आपका ना 100 हो जाएगा भाई लोग। तो जोड़ेंगे तो 120, 120 का आधा 60 हो गया, घटाएंगे तो 80 का आधा 40 हो गया। तो मेरा जो आंसर होगा 60/40, यानी आंसर सी हो जाएगा भाई लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन 25। यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है। देखो, बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई, बाह्य माने आप कह सकते हैं कि कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, यानी कि अगर कोई दो सर्कल ऐसे करके है ना बाबू, तो ये आपका कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट है। और इसकी लंबाई का फॉर्मूला आप सभी को पता है। इसकी लंबाई इसमें दिया है 9, और इसका फॉर्मूला होता √d²। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी d अगर है ना, ये रेडियस अगर r1 है, इसकी रेडियस अगर r2 है, तो माइनस होता है यहाँ पे r1² माइनस r2², ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा, ठीक है ना। आंतरिक का मतलब हो गया कि ये जो ऐसे करके स्पर्श करता है ना भाई, ऐसे। आंतरिक माने ट्रांसवर्स मानिए, तो इसका जो लंबाई है 5 है, और इसका फॉर्मूला होता है भाई लोग d² माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर होता है, ये होता है। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 9² 81, ये कहेंगे कि d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कहेंगे 5² 25, ये हो जाएगा हमारा d² माइनस r1 प्लस r2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर हम माइनस कर देंगे, चूंकि हमको d नहीं चाहिए, दोनों सर्कल, दोनों वृत्तों की त्रिज्या का गुणनफल r1 r2 हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको? r1 r2 चाहिए, हमको चाहिए r1 इंटू r2 चाहिए भाई लोग, ठीक है। तो अगर हम करेंगे तो देखिए, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6 आ गया, और यहाँ 11 में से 5 गया 6 आ गया, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5 आ गया, ये 56, ये कट जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस करेंगे ना बाबू, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरा फॉर्मूला होगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, अब माइनस होगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और ये जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, तो ये 4r1 r2 हो जाएगा। 4r1 r2 बराबर 56, तो 4 से कट जाएगा ये 14 बार में, तो r1 r2 बराबर 14, तो 14 इज द करेक्ट आंसर। योर आंसर इज 14, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे 26 नंबर। कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। देखो तो भाई एक टुकड़ा है, ये लंबाई इसका जो है ना, ये लंबाई इसका जो है 50 है, इसका लंबाई 50 है जी, और ये जो है ना ये 22 है, इसका 22 है। ये क्वेश्चन बोला कागज को चौड़ाई के साथ लपेट कर, ये चौड़ाई है इसके साथ अगर लपेट जाए, अगर ऐसे इसको लपेट दें, चौड़ाई के साथ लपेट दें, तो ये 22 हमारा ये बना देगा,
इसका परिधि 22 बन जाएगा। परिधि कितना बन जाएगा? 22 बन जाएगा। ठीक है, तो आयतन निकालिए। देखिए जो भी यहाँ पे आयतन आएगा ना, अगर देखा जाए तो ये परिधि 22 है। देखिए अगर किसी सर्कल का परिधि अगर 44 होता है तो रेडियस 7 होता है, अब 22 है तो इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। रेडियस 7/2 होगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारा कर देंगे पाई r स्क्वायर 7/2 गुणे 7/2 और गुणे हम कर देंगे h हमारा 50 हो जाएगा। तो 2 से जाएगा ये 11 बार में, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 से जाएगा मेरा 25 बार में, तो अगर हम गुणा करेंगे तो 11 7 77 गुणे 25 आ जाएगा। तो मेरा 25, तो ये जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला आएगा। तो ये देखिए 8 5 14 और 14 में से 3 गया, 14 में से 3 गया 11, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी गुणा भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं 27 नंबर। ट्रायंगल पी क्यू आर एम ओ एन इस प्रकार है, ठीक है ना, इस प्रकार है। आप एक बार छोटा डायग्राम भी बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए। पी क्यू आर सर्वांगसम है, यहाँ पे ना P के साथ M है, यहाँ पे O है, यहाँ पे N है। अब देखिए पी क्यू आर, ये जो कोण दिया हमारा ना 82 डिग्री दिया है, ये दिया है 82 डिग्री। उसके बाद दिया क्यू आर पी, ये वाला कोण दिया 47 दिया है। आर पी क्यू 51, आर पी क्यू ये दे दिया 51 दे दिया। ठीक है, अब बोल दिया कि एम ओ एन, ये ओ पे दिया जो ये 5y-8 दे दिया है, 5 माइनस ये दे दिया, क्यू आर 24 दिया है। क्यू आर की लंबाई, ये जो क्यू आर की लंबाई, ये लंबाई 24 दिया है, तो लंबाई, और बोल रहा है क्या चीज, ओ एन का मान, ओ एन का मान दिया है आपका, ये ओ एन का जो मान है, ये ओ एन, ये 3x प्लस y दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम कह देंगे कि ये वाला बराबर होगा, सर्वांगसम है तो हम कहेंगे यहाँ से कि 5y-8 बराबर 82। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 5y बराबर हो जाएगा, 82 में 8 जुड़ेगा 90, तो y बराबर हमारा 18 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, पहला पॉइंट। अब देखिए हम कहेंगे ये भुजा बराबर होगा, तो कहेंगे कि 3x प्लस वाई और बराबर हम बोलेंगे 24, यहाँ पे y का मान 18 रखेंगे, तो 3x बराबर 24 में से 18 जाएगा 6, तो x का मान 2 आ जाएगा। अब हम कहेंगे कि x प्लस वाई निकालिए, तो x का मान यहाँ पे कितना 2 और y का मान कितना 18, तो 18 प्लस 2 कहेंगे 20 हो जाएगा। तो 20 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इसमें यूनिट का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक डिग्री में है, ये वाला जो है डिग्री में आएगा, तो एक डिग्री में है तो एक सेंटीमीटर में है, तो खैर डिग्री पे उससे मतलब नहीं रखना है। और 28 में देखेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना है। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है यहाँ पे, और इस सर्कल के एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना है। ये केंद्रीय कोण कितना है जिसका रेडियस यहाँ पे ये एल है मान लीजिए, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पे कि 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है, और इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 209 हो गया। तो अगर 2 से लेके जाएंगे तो एल इंटू आर बराबर हम कहेंगे, ये 209 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 से कटना, 11 गुणे 19 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये इन दोनों को एक साथ रख लेंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे साथ में रख लेंगे, तो हम कह देंगे एल का मान 19 है, और रेडियस का मान यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये रेडियस का मान जो है हम 22 ले लेते हैं, रेडियस का मान 22 ले लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन लेकर चेक करते हैं एक बार। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो परिमाप है 63 है परिमाप। तो परिमाप देखिए, अगर हम इसको 19 लेके चलेंगे और इसको अगर हम 22 लेके चलेंगे, 22 तो ये हो जाएगा 22 44, 22 44। ये एल का मान अगर 19 लेके चलते हैं तो 9 4 13 और 4 1 5 1 6 हो गया 63। यानी परिमाप, जब इसको हम 22 लेंगे तो 22 44 और 44 में 19 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। तो परिमाप को सेटिस्फाई कर दिया, और सेटिस्फाई कर दिया तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय कोण थीटा निकालिए। तो हम कह सकते हैं थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है बाबू, तो थीटा इजकल टू एक फॉर्मूला L/R भी होता है। थीटा इजकल टू एक फॉर्मूला होता है हमारा L/R होता है, L/R। तो L का मान यहाँ पे अगर हम 19 रखें, R का मान अगर 22 रखें, तो ये रेडियन में आता है, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 डिग्री बटा पाई लेना पड़ेगा। यहाँ पाई लेना पड़ेगा, पाई माने 22/7 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम लोग
अगर हम इसको 19 लेते हैं तो होगा क्या, देखिएगा 19 19 38, तब इसको 22 लें तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो यही लेना पड़ेगा। और इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 49.5 आ जाएगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर कैलकुलेट करके देखिए, डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन 29 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, तो देखो बाबू यहाँ पे मिल्क और वाटर की बात किया जाए तो 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, पहला मिश्रण। एक दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, 4 लीटर पानी यहां मिलाता है। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात बताना है, दोनों में दूध। तो यहां दूध हमारा 10 है, टोटल 16 में, टोटल 16 में। यहां दूध हमारा 10 है, टोटल 16 में। यहां पे दूध हमारा 8 है और टोटल 8 4 12 में है भाई लोग। तो रेशियो मिल का बताना आपको, तो निकाल दीजिए। 4, ये 4 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4, 2 से कटेगा, ये 2 से 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15 और 2 8 16 हो जाएगा। तो 15 16 का अनुपात हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। चूंकि 7:12 हो चुका है और हम मजबूर हैं, हमको अगले सेशन में इस क्लास को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 7 बजे से क्लास से ऑफलाइन में अभी एडवांस का बैच चलता है। तो कोई बात नहीं है, ये 30 क्वेश्चन को बढ़िया से आप एक बार दो बार देखिए। मेरा दिन भर सुबह 7 बजे से लेकर रात में लगभग 9-10 बजे तक क्लास है, लेकिन जैसे रात में हम टाइम मिलता है हम आपको इसका अगले क्वेश्चन का, बेस्ट क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग हम जल्दी से प्रोवाइड करवाते हैं आपको। लेकिन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। बोला क्वेश्चन में कि जो एसआई है ना, वो प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। तो धनराशि का 5वां हिस्सा है, तो ये 5, धनराशि 5 तो ये 1 है, ऐसा बोल रहा है। ब्याज की दर वर्ष, जो रेट है ना, देखो भाई, रेट जो है ना, दर वर्षों की संख्या का 5 गुनी है, जो टाइम है इसका 5 गुनी है, ऐसा बोल रहा है। तो अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि एसआई बराबर क्या होता है, बताइए, पीआरटी बाई 100। एकदम सिंपल है, एसआई बराबर पीआरटी। एसआई 1 है, पी का मान 5 है, आर का मान देखिए आर है, आर का मान 5t रख दीजिए यहाँ पे, 5t इंटू टाइम t है, अब बटा में 100 कर दीजिएगा। 25 से कटेगा 4 बार में, तो टी स्क्वायर बराबर 4, टी का मान आ गया 2, टी का मान 2 यहाँ पर रखिए, तो रेट आ गया 10%, रेट 10%। तो क्वेश्चन क्या बोला, ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए, तो 3% बढ़ा देंगे तो 13%। 6 वर्षों के लिए इतना रुपया का साधारण ब्याज बताइए, तो 5600 एसआई 5600 पी इंटू आर, आर का वैल्यू 13 और टाइम कितना 6, बटा में 100 कर दीजिए, ये कटा लीजिएगा आप। चलिए, तो अगर हम इस बार एसएससी ना सबका इकाई अंक भी सेम दिया है, देख रहे होंगे आप लोग, देखिए सबका इकाई अंक यहाँ सेम है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये 8 है इसमें, तो 8 से कटने वाला होना चाहिए, तो 8 से 7 में इसमें 7 है, 7 से कटने वाला चेक करिए ना इसको। 7 छक 42, 42 आइए नहीं कट रहा 7 से, 42 तो बचेगा 4, 4 पे 42 बचेगा कितना 4, 4 पे 8, ये भी नहीं कट रहा है, ये 4 से कटाइए, 35 बचेगा 6, 6 पे 66, 63 कट जाएगा, बचेगा 3, 3 ये नहीं कट रहा है, ये 42 1 बचेगा, 16 7 दूना 14 बचेगा 2 और 2 पे 8 28, तो कट जाएगा ये। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा आपकी बात, ठीक है ना। तो यहीं पे आज के सेशन को हम फिनिश करना चाह रहे हैं। 30 क्वेश्चन शानदार बेहतरीन क्वेश्चन जो हुआ है अभी तक, इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए। यही क्वेश्चन जो होता है देखने वाला है, बाकी क्वेश्चन कोई देखने वाला नहीं है। और एक सेशन और हम लेकर आएंगे जिसमें 50-60 जितना क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है। और सभी लोग अपने तैयारी को अच्छे से करते रहिए, मेंस की तैयारी करते रहिए, बढ़िया से मेंस का तैयारी करेंगे तो होगा। मेंस के लिए बहुत विशेष ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे यहाँ फाउंडेशन चलता है उसमें प्री प्लस मेंस दोनों का कंप्लीट चलता है, बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिएगा तो प्री मेंस दोनों हो जाएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।